इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनाव मंच। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आज दिन भर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं हमारे साथ, संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। ऐसा हम लोग जो न्यूज़ में काम करते हैं, हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि जिस खबर की चर्चा हो रही हो वो खबर देने वाला व्यक्ति सामने आ जाए। तो आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, वो खबर आज जो है आपकी तस्वीर जो आई है उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो जरा स्क्रीन से मुझे हटा दें और संजय जी को लेने चाहे तो उस तस्वीर को दिखाना जरूरी है। संजय जी के साथ स्क्रीन पर संजय सिंह जी की और अखिलेश यादव जी की मुलाकात की ये तस्वीर आज सामने आई है और बहुत मायने निकाले जा रहे हैं संजय जी इस तस्वीर के। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, आप जितनी स्पष्टता से हो सके हमें जरा बताइए इस मुलाकात के बारे में, कब हुई, किस परिप्रेक्ष्य में हुई। देखिए, निश्चित रूप से आज ही ये मुलाकात हुई और अखिलेश जी से मैं पहले भी कई बार मुलाकातें कर चुका हूं। आज की मीटिंग के बारे में मैंने मीडिया को भी जानकारी दी कि आज की मीटिंग, क्योंकि 1 तारीख को मैं था नहीं, प्रयागराज में था और जन्मदिन के अवसर पे ना होने की वजह से आज मैंने उनसे मुलाकात की और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और जो उत्तर प्रदेश में अभी खासतौर से पंचायत का जो चुनाव चल रहा है और उसमें जो जिस तरह से गड़बड़ियां हुई उसको लेके भी कुछ चर्चा हुई और जो राजनीतिक हालात हैं उत्तर प्रदेश के उसके बारे में भी चर्चा हुई। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे गठबंधन आदि को लेके, उस पर कोई बातचीत या कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये बातें मैंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। देखिए, आप सांसद हैं, आप जाहिर है कि अगर किसी भी बड़े नेता से मिलेंगे तो उसमें तो मकसद तो ढूंढे ही जाएंगे, वही इस तस्वीर के साथ भी हुआ है। तो मैं एक बार फिर क्लैरिटी के लिए ये पूछ रहा हूं आपसे कि यूपी के आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, या मैं यूं कहूं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, इनके गठजोड़ का कोई प्रश्न नहीं है? नहीं, अभी ना तो मैं कह सकता हूं कि कोई प्रश्न नहीं है और ना मैं ये कह सकता हूं कि अभी कोई इस दिशा में चर्चा हुई है। जब ऐसी कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ जानकारी साझा की जाएगी। आज की तारीख के बारे में अगर आप मुझसे जानकारी चाहेंगे तो आज तक यही अपडेट है कि आज इस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अगर आगे ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित आप लोगों से वो जानकारी साझा करेंगे। नहीं, ये तो ये अपने आप में ये भी खबर है संजय जी कि ये आप इस पॉसिबिलिटी से, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहां से फिर अब जरा यूपी के हालात, अभी जो आज के पॉलिटिकल हालात हैं उन पर आना चाहता हूं कि इस बार क्या लगता है आपको कि भाजपा के सामने एक बार फिर एकजुट विपक्ष का होना जरूरी है, जिसमें आप हो, समाजवादी पार्टी अगर हो या कोई और दल हो? देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से मैं सिर्फ आपको यह कह सकता हूं कि हमने बार बार इस बात को दोहराया है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो भी करना जरूरी होगा वो हम लोग करेंगे। उसमें कोई तंगदिली की राजनीति नहीं करना है, कोई अपना दरवाजा बंद करके राजनीति नहीं करना है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाओं का राज्य है और इतना बड़ा राज्य है जो मैं समझता हूं कि यूरोप से अगर इसकी आबादी की तुलना कीजिए तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा स्टेट है ये। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेट में बहुत सारे दल एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर आप पिछले चुनाव का उठा के देखें तो उन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो यूपी में विपक्ष की एकजुटता कई मायने में जरूरी भी है और ऐसा पहले भी हुआ है। नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कभी किसी संगठन, किसी और राजनीतिक दल के साथ जाती है तो उस पर ज्यादा निगाहें लोगों की इसलिए होती हैं क्योंकि आप एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं और वो आंदोलन जो था वो एक ईमानदारी का आंदोलन था, वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसकी वजह से शायद एक सरकार चली गई। तो इसीलिए
कोई भी राजनीतिक पार्टनर अगर आप चुनेंगे तो उस पर बहुत पैनी निगाह रखी जाएगी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब हमारा इस संबंध में कोई फैसला होगा तो उसकी जानकारी आप लोगों को जरूर देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमने गठबंधन किया नहीं। पंजाब के चुनाव में, पिछले चुनाव में हम लोगों ने लोक इंसाफ पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी गठबंधन नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि अभी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले 1 सालों से आम आदमी पार्टी ने लगातार जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम किया है। वो चाहे विक्रू कांड हो, वो चाहे खुशी दुबे और उनके साथ जो 4 महिलाओं को और एक बच्चे को पिछले 1 साल से आदित्यनाथ जी की सरकार में जेल में रखा गया है, वो मसला उठाने की बात हो, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के कोरोना घोटाले के मामले को उठाने की बात हो, निर्वेंद्र मिश्रा जैसे पूर्व विधायक की हत्या का मामला हो, या जितने भी विषय हों, अभी जैसे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बीजेपी वालों के साथ मिलकर जिस तरह से वहां पे जमीन खरीद में जो घोटाला किया हो उसका मामला हो, ये सारे मुद्दे, ये सारे विषय हम लोगों ने उठाए हैं। बेरोजगारी के सवाल पे हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठियां भी चली हैं, जेल भी वो गए हैं। तो उससे एक विपक्ष की और मजबूत विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी ने अपना स्थान जरूर बनाया है। अब वोट की राजनीति में, चुनाव की राजनीति में क्या हमारी भूमिका होगी वो धीरे धीरे स्पष्ट होगी। अच्छा, मैं एक बार फिर अपने पुराने सवाल पर जा रहा हूं दूसरे तरीके से। देखिए, जो ताकत आपकी दिल्ली में है या पंजाब में है वो शायद आपकी यूपी में नहीं है, या समाजवादी पार्टी की एक वक्त 5 साल पहले जो ताकत थी आज शायद उतनी नहीं है, ऐसे बसपा के लिए भी कहा जा सकता है। और भाजपा की ताकत लगातार बढ़ी है। तो जब सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी मजबूत होता है तो बाकी सब लोग कभी कभी एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कई नाम चले, महागठबंधन, ग्रैंड अलायंस। आपको लगता है कि ये इस बार भी वो गठ की जरूरत है? देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसकी ताकत घटती है, किसकी ताकत बढ़ती है, इसको तो जनता तय करती है। जनता जिसको चाहती है अर्श पे पहुंचा देती है, जिसको चाहती है फर्श पे पहुंचा देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आप कहें कि 2017 में उनको एक बड़ा जन समर्थन मिला, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता। बहुत जिसको आप कहें कि एक क्लीन स्वीप करके उन्होंने विक्ट्री हासिल की। लेकिन अगर आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं तो जिला पंचायत के चुनाव उसके एक साफ आईने के तौर पे आप उसको देख सकते हैं कि जिला पंचायत के चुनाव में जहां पे ग्रामीण मतदाता वोट देते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही। और वैसी स्थिति में रही जबकि प्रचार करने के लिए कोई पार्टी निकली नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना की महामारी चल रही थी और ज्यादातर लोगों की यह भी मांग थी कि चुनाव स्थगित कर दिया जाए। तो जमीन पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी नहीं है, बल्कि जनता ने जो कुछ झेला या बर्दाश्त किया है उसके कारण से जनता का मोह भाजपा से भंग हुआ है। तो पहले की परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के आपस की लड़ाई, उनका केंद्रीय नेतृत्व से झगड़ा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को सुबह को इनसे मिलना है, शाम को उनसे मिलना है, फिर सुबह को उनसे मिलना है, फिर अपने उप मुख्यमंत्री से नहीं पट रही है, इस तरह की जो खबरें आती हैं, इससे एक राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और वो मजबूती वाली बात नहीं है जो 17 में जितना बड़ा जन समर्थन इनको मिला था। इसमें आप आज जो पंचायत अध्यक्ष के नतीजे आए हैं, जिसमें 75 में से 67 अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा या उनके समर्थकों के बने हैं, उसको आप इनकी किसी भी तरीके से ताकत या जीत के तौर पर नहीं देखते? उसको तो आप भी बेहतर जानते हैं सौरभ जी, और उत्तर प्रदेश के किसी भी जर्नलिस्ट से आप पूछ के देख लीजिए, अपने सभी जिले के जर्नलिस्ट से आप पूछ के देख लीजिए। यूपी के इस जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपराहित कर लिया। इस चुनाव को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी, भ्रष्टाचार को समर्पित कर दिया। ये चुनाव, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों पे मुकदमे लिखे गए, सदस्यों को धमकाया गया, उनके साथ धन बल का प्रयोग किया गया, उनके साथ बाहुबल का प्रयोग किया गया। और मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 2020 में एक बयान दिया था जिसका मैंने स्वागत किया था, हमारी पार्टी ने स्वागत किया था। उन्होंने कहा था जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव
सीधे जनता से कराए जाएंगे और इसमें जो सदस्यों के माध्यम से जो भ्रष्टाचार और पैसे का लेन देन होता है ये बिल्कुल बंद होगा। तो क्यों नहीं कराया आपने? आपको सीधे जनता से कराना चाहिए था। जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता से नहीं कराए जाएंगे तब तक ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के धनबल और बाहुबल के चुनाव रहेंगे। और यही हुआ है आज। ये 67 नहीं 75 भी जीत जाते तो कोई फर्क पड़ने अच्छा, आपने चलिए चूंकि भ्रष्टाचार की बात करी वोट थी, में ये हारे हैं। आपने जहां पे सीधे जनता ने वोट दिया जिला पंचायत सदस्य के लिए वहां पे ये हारे हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात कही तो मैं दोनों बातों को जोड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार का जो आपका आरोप है राम मंदिर ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी थी उसको लेकर, और इसको मैं जोड़ रहा हूं फिर वही जो आज आपकी तस्वीर आई है उससे। आज आपकी तस्वीर को देख करके लोगों को वो भी बातें याद आ गई कि संजय सिंह भी वही बात बताते थे कि उस राम मंदिर ट्रस्ट जमीन में खरीद में घोटाला हुआ। वही बात समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए और मंत्री भी बताते थे, एक ही दिन बताते थे। तो लोगों को लगा कि भाई वहां भी कोई आदान प्रदान हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है सौरभ जी आरएसएस क्यों नहीं बताती थी, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती थी, विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं बताती थी, ट्रस्ट के लोग क्यों नहीं बताते थे? क्यों नहीं बताते थे ये लोग? जिन लोगों ने इस देश के करोड़ों लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक ने भारतीय जनता पार्टी के चंदा इकट्ठा किया। अगर उस चंदे में गड़बड़ी की कोई जानकारी मैं दे रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी क्यों है? भाजपा क्यों नहीं बोली इस पे? उनको तो और मुखरता के साथ बोलना चाहिए था। इसलिए नहीं बोली कि बीजेपी वालों ने ही चंदा चोरी की थी, बीजेपी वालों ने ही यह भ्रष्टाचार किया था। आप बताइए, प्रभु श्री राम, जिसके राम मंदिर के निर्माण के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, आप उनका पैसा 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दे रहे हैं। और उसमें गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय बीजेपी के मेयर, अनिल कुमार मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। आप एक दूसरी जमीन जो नजूल की जमीन है, सरकारी जमीन है, जिसको आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी ने बीजेपी के मेयर के कहने पर उसके भांजे को 20 लाख रुपए में लिख दी, और वही जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। उसमें भी गवाह कौन है? अनिल कुमार मिश्रा। तो मुझे लगता है कि इतने साफ कागज मौजूद हैं। और भी एक मामला, एक जमीन, बिल्कुल जमीन का एक दूसरा टुकड़ा 242 गाटा संख्या जो सड़क के करीब है, वो 10,000 वर्ग मीटर, 10,370 वर्ग मीटर 8 करोड़ रुपए में हरीश पाठक और कुसुम पाठक बेचते हैं 18 मार्च को ही। और पीछे का जो हिस्सा है जमीन का, गाटा संख्या 243, 44 और 46, वो जमीन बेचते हैं 18.5 करोड़ रुपए में 12,000 वर्ग मीटर। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये अगर चंदा चोरी नहीं है तो और क्या है? ये अगर प्रभु श्री राम के नाम पर दिए गए करोड़ों रुपए के चंदे में लूट नहीं है तो और क्या है जी? तो इस पर बीजेपी क्यों नहीं बोलती? अच्छा, वैसे मैं आपको ये बताऊं कि जब ये बातें उठाई, को भी बोलना चाहिए, आपने उठाई या परिषद को भी बोलना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने उठाई, ये विषय रखे गए। हमने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी बात की, हमने बीजेपी के नेताओं से बात की, इस पर कई बहस हुई है, कई डिबेट हुई है। हमने वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं आलोक कुमार जी, उनसे भी इस पर मैंने ही बात की। उन्होंने अपनी तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया वो दिया। आज वो लोग यहां नहीं है तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि आपका तर्क कितना सही है या उनके पास क्या जवाब है। लेकिन एक छोटी सी चीज है जिससे कि इस मामले की तह तक जाया जा सकता है, वो ये कि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति जाए अदालत में और ये दावा करे कि ये जनता का पैसा था, सीधे जनता से मांग करके लिया गया था और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये काम आप भी कर सकते हैं, ये काम पवन पांडे भी कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिसको लगता हो कि यहां कोई भ्रष्टाचार हुआ है वो कर सकता है। तो मैं, बिल्कुल सही सवाल आपने किया सौरभ जी। मैं पूछता हूं कि क्या ये सरकारें जो बनी हैं केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, गांव की कहावत में अगर हम कहें तो क्या ये घास छीलने के लिए बनी है? क्या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सारी जांच एजेंसियां सिर्फ विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनी है? ये सारे कागजात अगर मैंने सामने रखे तो उसकी जांच कौन कराएगा? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी मांग की, मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी चिट्ठी लिखी, मैंने भागवत जी से भी मिलने का समय मांगा है। तो कार्रवाई करने वाली एजेंसियां इनके अधीन है। आप देखिए क्या हुआ। अभी कोषाध्यक्ष जी ने एक बयान दिया, महाराज जी ने, वो आए, उन्होंने कहा सारी जांच हमने कर ली और सब कुछ ठीक है। तो ये परंपरा अगर शुरू हो जाएगी तो किसी भी संस्था पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो संस्था खुद से जांच कर ले और सामने आके कह दे साहब इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ऐसी जांच की प्रक्रिया कब से शुरू हो गई? अब मैं अपनी बात करता हूं। जब इन्होंने कहीं नहीं सुना तो 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखने के लिए साक्ष्य के साथ, कागजों के साथ, एनेक्सर्स के साथ मैंने अयोध्या की कोतवाली में
तहरीर दी है। अब अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला है मेरे सामने, मैं वो विकल्प खुला रख रहा हूं और मैं कोर्ट जाऊंगा, उसमें कार्रवाई की मांग करूंगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आलोक जी के साथ आपने इंटरव्यू किया, आलोक जी ने क्या कहा था? संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। मैंने अनुरोध किया योगी आदित्यनाथ जी से कि जो भी मुकदमा मेरे ऊपर मानहानि का हो उसको 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कीजिए, जिससे मैं सारे कागजात माननीय न्यायालय के सामने रख सकूं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, इस पूरे मामले की जांच करा लीजिए। अगर मेरे कागजात गलत हैं, मैं दोषी हूं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर कागजात सही हैं, चंदा चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो जिन लोगों ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इतना कहा कि नहीं, मैं आपसे एक चीज बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं सौरभ जी, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन रामलला के मुख्य पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी आचार्य जी, हिंदुओं की ओर से मुख्य पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में महंत धर्मदास जी, आप बताइए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो ये लोग मसला उठा रहे हो, और आप इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, कामेश्वर चौपाल जी, दीनेन्द्र दास जी, नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, ये सारे लोग जो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं? क्या वो कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं? क्या उनको विधायक या सांसद का चुनाव लड़ना है? आपके आरोप जो है अब वो आपके सारे आरोप सार्वजनिक हैं। पुजारी ने कहा है कि आपके सारे आरोप सार्वजनिक हैं, लेकिन आपने अभी इतना जरूर कहा, मैं उस बात को 50,000 रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगी होते हुए आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना। नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो आप इस मामले की तह तक खुद इसको लेकर के जाएंगे, अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे, यह मामला इस तरह संशय में नहीं लटका रहेगा। बिल्कुल जाऊंगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं इस बात को। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आज आपने समय दिया। आज चुनाव मंच पर आप आए, चुनाव की भी बात हुई, और ये जो राम मंदिर जमीन में कथित घोटाले की बात है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। शायद उन तक आवाज नहीं हमारी जा रही है, साउंड नहीं आ रहा जी। संजय जी सुन पा रहे हैं? चले, मैं संजय सिंह जी से बगैर वो सुन नहीं पा रहे हैं, फिर भी मैं धन्यवाद उनको करता हूं, अगर सुन रहे हैं शायद। अब संजय जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा था आपके समय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, और आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।